नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। और आज के खास मेहमान हैं भोपाल नगर निगम के सभापति किशन सूर्यवंशी। बहुत स्वागत है किशन जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार, धन्यवाद। तो सबसे पहले किशन सूर्यवंशी को गुस्सा क्यों आता है? नहीं, मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आता। आपने देखा होगा कि हमेशा मेरे चेहरे पे मुस्कान ही रहती है। नगर निगम की व्यवस्था अव्यवस्थाओं की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, नगर निगम बड़ी संस्था है और शहर के लोगों को नगर निगम से बहुत अपेक्षाएं हैं। मुझे गुस्सा उस तौर पे आप ठीक कह रहे हैं, मुझे तब गुस्सा आती है कि कोई जिम्मेदार आदमी जिसकी जवाबदारी है काम को करने की, अगर वो उसमें कोताही बरतता है तो मुझे निश्चित रूप से गुस्सा आता है। क्योंकि आपकी ड्यूटी है, जनता आप पे भरोसा करती है, कर्मचारी अधिकारियों की भी ड्यूटी है, सरकार आपको तनख्वाह इस बात के लिए देती है। आप अगर उसमें कोताही बरतोगे तो गुस्सा आएगा और उस गुस्से का सज़ा भी मिलेगी। क्या कारण है कि हर बार इनिशिएटिव आपको लेना पड़ रहा है? कई मामलों में देखते हैं कि अगर वो लेटर भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, बाकी जनप्रतिनिधि कुछ बोलते नहीं हैं। कुएं बावड़ी को लेकर अफसर मनमाना आदेश जारी कर देते हैं कि इनको भर दिया जाए, फिर आपको चिट्ठी लिखना पड़ती है। शहर के अंदर हम देखते हैं कि जितने जनप्रतिनिधि, कांग्रेस में भी हम देखते हैं, जयवर्धन जब मंत्री थे उन्होंने कहा था केटल फ्री बनाएंगे, तो केटल आज भी जो है मवेशी शहर सड़क पर घूम रहे हैं। पिक फ्री सिटी बनाने की बात होती है तो एक बड़ी लॉबी है जो हमेशा हावी हो जाती है और उसके बाद आदेश कागजों से निकल के उसको क्रियान्वयन हो नहीं पाता है। देखिए, मैं बता दूं आपको, चाहे पिक फ्री सिटी का स्टेप मेरा हो, मैंने निगम प्रशासन को इसके लिए आदेशित किया था कि हमें भोपाल को पिक फ्री सिटी बनाना है और उसके लिए 2-3 प्रकार के हमने कदम उठाने के लिए कहा है। एक तो ये कि जिस प्रकार से डेयरी का विस्थापन हुआ है उसी प्रकार से पिग फार्म के लिए अगर इन व्यापारियों को हम शहर से बाहर जन आबादी से दूर अगर इनको हम कहीं जगह उपलब्ध करा सकते हैं, शासन से हमें इस प्रकार की कोई ज़मीन मिल जाए तो इन गरीबों का व्यवसाय भी चलता रहेगा और शहर में गंदगी भी दूर हो जाएगी। पर प्रथम दृष्टया तो हमने सुअर को पकड़ने का अभियान तेज़ी से चला रखा है। ये 50-52 लोग मुझसे अपने ऑफिस में भी मिले थे आकर के, और मैंने बहुत स्पष्ट मैंने उनसे कहा था कि जिस शहर में गाय नहीं पाली जा सकती वहाँ सुअर पालने की अनुमति हम आपको नहीं दे सकते। अब आपको केवल अच्छा लगने के लिए मैं झूठ बोल दूं और अभियान मेरा जारी रहे तो ऐसा नहीं, आपसे कह के अभियान जारी रहेगा कि हमें पिग फ्री सिटी बनाना है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि फिर उन लोगों ने भी इस बात में सहमति दी कि अध्यक्ष जी हम आपके साथ हैं, हम भी चाहते हैं कि शहर में किसी भी सूरत में सुअर ना रहे, पर हमसे केवल आप हमारी इतनी मदद करिए कि हमें कहीं अगर विस्थापन हो जाए हमारा, जिससे हमारा व्यवसाय भी चल सके। आप देखेंगे कि उस संबंध में भी हमने सब कार्रवाई चल रही है। अभी निगम परिषद के दौरान मैंने कमिश्नर को भी इसके लिए निर्देशित किया था कि आप कोई जगह चिन्हित करें कि इनके लिए हम कोई इनको जगह उपलब्ध करा सकते हैं क्या, जैसे डेयरी के लिए हमने पहले उपलब्ध कराई थी। एक ये हो गया। तो पिग फ्री सिटी तो 50% सुअर आज शहर से बाहर हो चुका है, कई व्यापारियों ने स्वतः ही हटा लिए। ये भी अभिनंदनीय है कि हमारे अभियान में उनने भी सहयोग किया। निगम अपना काम कर ही रहा है पर बिना जन सहयोग के। हाँ, पर जो सुअर पालन के व्यवसाय से जुड़े लोग थे, जब वो मुझसे व्यक्तिगत मिले तो मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने भी इस अभियान में हमारा साथ दिया है और उन्होंने अपने अपने सुअर भी हटाने का काम किया है। ये हो गया। दूसरा, आपने क्षति की बात कही, बावड़ी कुएं की कही, तो निश्चित रूप से मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि कुएं बावड़ी ये भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए बड़े स्रोत माने जाते हैं और कई बार जल्दबाजी में ऐसे प्रशासकीय निर्णय हो जाते हैं जिसके कारण से आने वाले समय में वो एक समस्या का कारण बनते हैं। तो मैंने इसके लिए फिर निर्देशित किया था कि हमें कुएं बावड़ी को संरक्षित करना है और सुरक्षित करना है। संरक्षित से मेरा आशय यह था कि हम उनको पूरे नहीं, उनको ख़त्म ना करें, उनको संरक्षण करें, उनको दशा दिशा, बल्कि उनको संवारने का काम करें, क्योंकि वही हमारे भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए मुख्य स्रोत हैं। आज कंक्रीट के जंगल शहर होते चले जा रहे हैं, ज़मीन में पानी जाए कैसे, वाटर लेवल बढ़े कैसे, ज़मीन बिल्कुल लगातार नीचे जा रहा है। तो अगर हम कुएं बावड़ियों को भी अगर बंद करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से हम हमारी धरती माता के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, हम प्रकृति के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हमें कुएं बावड़ी को संरक्षित करना है और सुरक्षित करना है। सुरक्षित से मेरा आशय ये था कि जैसे इंदौर में घटना आई, तो इंदौर वाली घटना से ये तो सीखा ही जा सकता है कि अगर कहीं ऐसे कुएं बावड़ी ओपनली हैं, पब्लिकली कुएं बावड़ी जो ओपन हैं, बिल्कुल, और जहाँ घटना दुर्घटना का भय बना रहता है,
तो हम इस प्रकार का कुछ वहाँ पर विकास करते हैं, चाहे जाली उसको लगा दें, मजबूत चाहे करा दें, सुरक्षित जाली कर लगा दें। तो उस प्रकार से मेरा आशय है कि हम इनको संरक्षित कर दें और सुरक्षित कर दें, जिससे ये संरक्षित भी रहें और सुरक्षित भी रहे और कोई जनहानि होने का भय भी ना रहे। एक बड़ी समस्या और है जो टिम्बर मार्केट है। कई दशक से मांग है कि इनको शहर के बाहर कर दिया जाए। जब जब वहाँ आग लगने की घटना होती है तब तक ये मांग जोर पकड़ती है, इसके बाद समय के साथ वो धीमी पड़ जाती है। तो आपने जैसे कहा कि पिक फ्री सिटी कर रहे हैं तो शहर के बाहर पहुँचा दिया जाए, तो उन लोगों के लिए विस्थापन के लिए कोई एक एक्शन लेगा नगर निगम? क्योंकि लगातार हम देखा कि जब अब गर्मी के दिन आ गए, एक दो आग की दुर्घटनाएं होंगी तो ये मांग उठेगी, फिर प्रशासन की ओर से कहा जाएगा कि नहीं हम बातचीत कर रहे हैं, हम इनको हटाएंगे। देखिए, टिम्बर मार्केट भी आपका बिल्कुल सुझाव स्वागत योग्य है कि 20 शहर में टिम्बर मार्केट भी खतरे से खाली नहीं है। और जैसे आपने आग का उदाहरण दिया, तो टिम्बर तो आग को फैलाने का काम करती है, लकड़ी तो और आग फैलाने का काम करती है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये शहर के लिए सुरक्षित तो नहीं है। इस संबंध में भी निश्चित रूप से कोई न कोई कारगर कदम उठाने का प्रयास करेंगे कि हम कहीं ऐसी ज़मीन मिल जाए जिससे कि इनको जन आबादी से दूर विकसित किया जा सकता है टिम्बर मार्केट। तो उस दिशा में भी निश्चित रूप से कोई कारगर कदम उठाने की हम कोशिश करेंगे। शराब की दुकानें जब खुलती तो कहा जाता कि ये मंदिर से इतनी दूरी होना चाहिए, धर्मस्थल से दूरी होना चाहिए, स्कूल से दूरी होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कुकुर मुत्तों की तरह आजकल जो नॉनवेज के ठेले हैं, व्यवसाय अपनी जगह हॉकर्स कॉर्नर नगर निगम ने बना रखे हैं, लेकिन वो धर्मस्थल के बाहर भी हैं, तमाम जगह वो खड़े हो जाते हैं। होता ये है कि फिर वहाँ से जो झूठन बसती है वो आवारा कुत्तों को डाल दी जाती है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि डॉग बाइट की घटना बढ़ती जा रही है और गर्मी में इनकी संख्या बढ़ती होती जाती है। तो इसके लिए कोई नियम लाएंगे कि एक तो खुले में ना बिके, दूसरा जहाँ मर्जी वहाँ इस प्रकार की दुकान ना लगे, क्योंकि इससे भी लोगों की धार्मिक भावना आहत होती हैं। बिल्कुल आपका ठीक कहना है कि कोई भी धार्मिक स्थल के आसपास नॉन वेज या नॉन वेज व्यवसाय से जुड़े हुए छोटे बड़े कोई भी व्यवसाय संचालित नहीं होने चाहिए। मैं भी इस बात का पक्षधर हूँ। अभी हम कवर्ड मीट मार्केट भी नगर निगम करने जा रहा है। इस बात की कोशिश की जा रही कि जो ओपन में अभी मांस मछली बिकता है वो ओपनली इस प्रकार से ना बिके, बल्कि वो सुरक्षित ढके हुए रूप में उसका रहे, ताकि देखने में भी भद्दापन ना लगे। इस पर भी हम काम कर रहे हैं। आपने छोटी छोटी दुकानों के संबंध में कहा कि कई बार वो धार्मिक स्थलों के आसपास व्यवसाय करने लगते हैं। ये निश्चित रूप से आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि धार्मिक स्थल के आसपास ऐसे कोई व्यवसाय संचालित नहीं होंगे जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। राजनीतिक सफ़र की आपकी एबीवीपी से शुरुआत हुई और सभापति तक पहुँचे हैं, कैसे इस सफ़र को आप बयां करेंगे और क्या अगर ये बीजेपी में थे इस कारण मुमकिन हो पाया? देखिए, मैं जब कक्षा 5 पास की मैंने, तो मैं 6वीं में जब आया तो मैं संघ का प्राथमिक शिविर किया था और कक्षा 10वीं में जब आया उस समय मेरी उम्र रही होगी 12-13 साल की रही होगी। 13 मतलब मैं बाल स्वयंसेवक हूँ संघ का। 10वीं में जब आया तो मैं संघ का विस्तारक था, विद्यार्थी विस्तारक था, संघ कार्यालय में ही रह के काम करता था। कॉलेज में आए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सक्रिय छात्र राजनीति में हमने काम करना शुरू किया और उस समय का दौर तो संघर्ष का दौर था। बिल्कुल। कॉलेज में एबीवीपी के लोगों को इस बात के लिए खदेड़ा जाता था कि कैंपस में खड़े ना हों। उस समय भी हम विचारधारा के लिए बिल्कुल अडिग होकर के वहाँ पे कैंपस में एबीवीपी को मजबूत करते हुए राष्ट्रवादी विचारधारा को छात्रों के बीच में डालते हुए हम काम करते थे। और हमीदिया कॉलेज हो, चाहे नवीन कॉलेज हो, चाहे एमबीएम कॉलेज है, इन सब कॉलेजों में विद्यार्थी परिषद का अच्छा खासा नेटवर्क हम लोगों ने खड़ा किया था और संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा था। तो निश्चित रूप से लगातार ये काम करते गए। फिर मैं युवा मोर्चा के कई जवाबदारियों में रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारियों में रहा। मुझे संगठन मुझे नहीं मालूम था, मुझे इस विचारधारा में काम करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं काम करता हूँ। और ईश्वर जानता है, मुझे नहीं मालूम था कि पार्टी संगठन मेरे बारे में क्या विचार कर रहा है। बस मुझे इस विचारधारा में रचना बसना अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ रचा बसा हो करके काम करते जा रहा था। बस संगठन ने मेरे बारे में जब जो विचार किए, चाहे कॉलेज के समय में हो, फिर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में 2 बार से मुझे इसी मेंबर की जवाबदारी दी गई। मुझसे कहा गया कि विश्वविद्यालय में एक नेक्सस है जो छात्रों को लगातार ब्लैकमेल करने का काम करता है, उसके नेक्सस को आपको तोड़ने का काम करना है। तो जिनने मुझे जवाबदारी दी है वो जानते हैं कि उस नेक्सस को पूरी तरह मैंने तोड़ दिया था और उनका जो जमा हुआ बरसों से नेटवर्क था, वो नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त किया हमने वहाँ।
इसके हमारे बाद कई ऐसे लेखक थे जो पढ़ाई पूरी करने के बाद भी छात्र नेता के रूप में वहाँ कब्जा किए हुए थे। हाँ, ऐसे लोगों को मैंने कैंपस आउट तक करने का काम किया था। फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ज़िले का महामंत्री का जवाबदारी तो मेरे पास है ही। फिर नगर निगम अध्यक्ष की जवाबदारी का आदेश मुझे संगठन की तरफ से दिया गया। मैं संगठन के जब मुझे जो आदेश दिए गए मैं उसको करता चला गया। सभापति के रूप में कौन सी बड़ी चुनौती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भोपाल देश की राजधानियों की बात करें तो कहने को है कि नंबर 1 पे भी आए, नंबर 2 पे भी सफाई में रहे, लेकिन अगर इंदौर से तुलना करें तो हम कहाँ खड़े पाते हैं भोपाल को? और इसमें सुधार के लिए क्या कुछ उपाय किए जाने चाहिए और आम लोगों की सहभागिता इसमें कितनी जरूरी? क्योंकि इंदौर में हमने देखा एक मिशन के रूप में हो गया है कि अब वहाँ ब्यूरोक्रेसी को कहना नहीं पड़ता, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझता है कि गीला कचरा सूखा कचरा कहाँ डालना, सड़क पे कचरा नहीं डालना है, थूकना नहीं है, धूल नहीं उड़ना चाहिए। वो सेंस भोपाल में क्यों नहीं विकसित हो पाया? देखिए, जिस सिविक सेंस की आप बात कर रहे हैं, इस मुहिम को भी सबसे पहले मैंने ही उठाया। भोपाल नगर निगम में जो एनजीओज लंबे समय से काम कर रहे थे, जिनका काम था कि भोपाल की जनता के बीच स्वच्छता का वातावरण निर्मित करें, एक जनमानस तैयार करें, एक मानस तैयार करें, एक मेंटलिटी तैयार करें, एक सिविक सेंस विकसित करें, मैंने ये देखा कि उसमें उनने कोताही तो बरती थी और सारे एनजीओज को हमने नगर निगम से बाहर कर दिया था जो सिर्फ पैसा खाने का काम कर रहे थे। आज ऐसे एक भी एनजीओज नगर निगम में काम नहीं कर रहे हैं। उनके सारे स्टॉप पेमेंट किए, उनको बाहर किया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि नगर निगम तो अपना काम करती है पर जनता के बीच एक मानस तैयार करना होता है और वो सामाजिक संस्थाएं करती हैं। और सामाजिक संस्थाएं अगर ठीक से काम नहीं करेंगी तो जनता के बीच वातावरण कैसे बनेगा? इंदौर में सिविक सेंस मैं ये मानता हूँ कि बन चुका है। भोपाल के अंदर भी सारी संभावनाएं हैं। भोपाल के लोग भी अपने शहर से प्यार करते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और हर भोपाल वासी ये चाहता है कि मेरा शहर साफ भी हो, स्वच्छ भी हो, मेरा शहर भी नंबर बना है। हर भोपाल वासी की वो है। अब तो मुझसे लोग ये कहने लगे कि अब इंदौर सुन के बहुत थक चुके हैं, अब तो अपना भोपाल आना चाहिए। तो ये भावना लोगों में मन की भी पीड़ा है जी। और मैं बस आपके माध्यम से भी आग्रह करता हूं कि अब भोपाल के लोगों को भी अपने और एफर्ट्स लगा करके अपने शहर को साफ स्वच्छ बनाने में नगर निगम का सहयोग करना पड़ेगा। देखिए, हम सब ने ये दृश्य देखे कि सुबह 5 बजे चाहे ठंड हो या कुछ भी कैसे ही मौसम हो, बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, पर नगर निगम के स्वच्छता के मित्र जो सफाई के काम में लगे हैं वो बखूबी काम करते हैं। शहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आबादी हमारी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और केवल हम निगम के स्वच्छता मित्रों के भरोसे शहर को छोड़ देंगे तो शहर नहीं संभलेगा। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जवाबदारी है। इतना तो हम कर सकते हैं ना कि हर कहीं कचरा ना फेंके, कचरे के स्थान पे कचरा। बिल्कुल, वो इतना ही अगर हमने कर लिया, इसी सिविक सेंस को अगर हमने एडॉप्ट कर लिया तो हमारा शहर ऑटोमेटिकली स्वच्छ रहने लगेगा। आज भोपाल के अंदर 7 वाटर बॉडीज हैं, 7 वाटर बॉडीज हैं। बिल्कुल। और कई शहर तरसते हैं एक छोटे से तालाब के लिए, हमारे पास 7 हैं। ये हमारी धरोहरें हैं। ये पर्यटन के और टूरिज्म के नए बड़े स्थान हो सकते हैं। वहाँ पर सौंदर्यकरण इनका किया जाना है। मैंने प्रभारी मंत्री जी से भी व्यक्तिगत चर्चा के दौरान ये बात कही कि हमारी 7 वाटर बॉडीज़ को अगर हम संरक्षित करेंगे, यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम चाहे बोट चलाएं, शिकारे चलाएं, ताकि भोपाल के हमारे रहवासी लोग परिवार के साथ इन स्थानों पर जा सकें, एक अच्छा समय बिता सकें, बच्चों को अच्छा लगे, परिवारजनों को अच्छा लगे। ऐसे हमें विकसित करने हैं। उन्होंने भी कहा कि निश्चित रूप से अपने को ये करना चाहिए और हम इस पे आगे बढ़ेंगे। भोपाल में एक बड़ी समस्या हो रही है ट्रैफिक के साथ साथ कि जितनी सर्विस लेन है उनको अपेक्षित छोड़ दिया गया है कि जब वो एक बार बन गई तो ना क्षेत्र के विधायक उस पर ध्यान देते हैं ना पार्षद। उनको लगता है कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पर है, जबकि दूसरी जगह हम जाएं तो वो ट्रैफिक का बहुत बड़ा माध्यम होती है सर्विस लेन की। अगर वो ठीक ठाक रहेंगी तो ट्रैफिक वहाँ डाइवर्ट किया जा सकता है। इसको लेके कोई बजट आवंटन की बात है? क्योंकि कई बार होता है कि पार्षदों को लगता है कि यहाँ तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, यहाँ तो वोटर रहता नहीं, मेरा वोटर जहाँ रहता है मैं वहाँ नाली बनवा दूँ, वहाँ सड़क बनवा दूँ। देखिए, सर्विस रोड जो बनाई जाती है वो 2-3 उद्देश्यों को लेकर बनाई जाती है। एक तो मुख्य सड़क पर एकदम से ट्रैफिक ना आए, मुख्य सड़कों का ट्रैफिक दबाव कम रहे, इसलिए सर्विस लेन के माध्यम से ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया जाता है और सुरक्षित ट्रैफिक भी रहता है। छोटी छोटी कॉलोनी के अगर ट्रैफिक को एकदम से अगर हम तेज़ स्पीड वाले रोडों पे अगर लाए आएंगे
तो हादसे निश्चित रूप से होते हैं। एक्सीडेंट और हादसे का भय रहता है, इसलिए सर्विस रोड उसका विकल्प होती है। और सर्विस रोड के लिए भी बजट का प्रावधान है, नगर निगम में कोई दिक्कत नहीं है। डेवलपमेंट तो सब पूरे शहर में आप देखिए तेज़ी से चल रहा है। आज हमने मध्य प्रदेश लेकिन को कहीं बदल ऐसा हो रहा है दिया कि जैसे आरोप भी लगते रहे, महापौर को लेकर आरोप लगे कि वो नरेला की महापौर बनकर रह गई हैं, या जो उनका बजट का एक बड़ा हिस्सा नरेला को मिला बाकी लोगों को नहीं मिला। देखिए, मैं ये नहीं मानता हूँ, मुझे लगता है कि ये बातें गलत है। महापौर जी भी पूरे शहर में काम कर रही हैं। नगर निगम का बजट सभी जगह समान रूप से वितरित होकर के काम हो रहे हैं। कहाँ की सड़कें नहीं बन रही। आज भोपाल के चारों तरफ विकास हो रहा है, नरेला का भी हो रहा है। मतलब नरेला का सिर्फ इसलिए ना हो कि वहाँ महापौर नरेला में रहती हैं, ये भी ठीक नहीं है। तो महापौर जी ठीक है, नरेला में रहती हैं तो थोड़ा अपनापन का लगाव ज़्यादा रहता है, जो जहाँ रहता है उस क्षेत्र से थोड़ा लगाव रहता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर उनका लगाव शहर के बाकी हिस्सों से भी बराबर है। ट्रैफिक एक बड़ी समस्या भोपाल में हम देखते हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, एक भारत टाकीज पुल की मेंटेनेंस हो रहा है, तो महीनों महीनों तक सड़कें बंद है, ट्रैफिक डाइवर्ट है। इसको लेकर नगर निगम, आपको नहीं लगता कि नगर निगम से चर्चा करके कोई वैकल्पिक प्लान बनना चाहिए? क्योंकि आम लोगों से जुड़ा मामला है कि आप कोई भी एक मेन सड़क आप 1 महीने के लिए बंद कर देते हैं, फिर एक चिट्ठी जारी कर देते हैं कि इसको हम 1 महीने के लिए और बंद बढ़ा रहे हैं। देखिए, भोपाल में कई एजेंसियां काम करती हैं। मुझे लगता है कि इसमें पहले भी बहुत हायर लेवल पर इस बात के लिए निर्देशित इन एजेंसियों को किया गया कि आपसी तालमेल से अगर काम करेंगे तो ये जन सुविधा जो है वो बनी रहेगी और जनता को असुविधा नहीं होगी। विकास भी जरूरी है, हाईवे बनना है हो, चाहे ओवरब्रिज बनने हो, चाहे फुट ओवरब्रिज नहीं, बनने उसके लिए हो। कोई वैकल्पिक प्लान ऐसा हो कि आम लोगों की सहमति से हो, कि अधिकारी आया, उन्होंने एक प्लान बनाया कि ये डाइवर्जन है, वहाँ हम देखते हैं कि कोई व्यवस्था होती नहीं है, कि आदमी घंटों घूम रहा है, गलियों में घूम रहा है, ट्रैफिक जाम में फंस रहा है। देखिए, आम जनता से तो हमेशा सहयोग की अपेक्षा रहती है, पर यह आपका सुझाव अच्छा है कि अगर इस प्रकार के काम में जनता की सहभागिता रहे तो और कारगर वो प्रोजेक्ट हो सकता है। मैं इस बात का पक्षधर हूँ। क्योंकि टेक्निकली आपको पता है कि बहुत सारी एजेंसी, हमको पता है कि बीडीए है, सीपी है, तब बंद हो गया है, नगर निगम भी है, सीपीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी, लेकिन लोगों को जब बात होती है तो उसको लगता है कि ये काम पार्षद का है, ये काम विधायक का, उसको नहीं पता कि एजेंसी कौन सी, या उसको लगता है ये नगर निगम इसके लिए जिम्मेदार है। पर जिस भी एजेंसी को काम करना है वो इस बात को अपने माइंड में रखे कि हम जो काम कर रहे हैं उससे जनता को सहूलियत होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे एजेंसी कोई भी काम कर रही हो। इतना सा विषय है केवल। नहीं तो आपको नहीं लगता कि कई बार होता है कि एक एजेंसी ने पुल बना दिया, फिर दूसरी एजेंसी आ जाती है कि साहब इसके नीचे तो पानी की लाइन अभी हटाई नहीं है, फिर तीसरी एजेंसी को लगता है कि अभी तो हमने बिजली के पोल इसको शिफ्टिंग ही नहीं किए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब मेरा ये सुझाव भी है, और मुझे लगता है कि दर्शक आपको सुन रहे हैं तो उनके मन में भी ये बड़ी चिंता आती होगी जब वो पढ़ता होगा कि नगर निगम कोई ऐसा पहल कर दे, कोई एक ऐसी कमेटी बना ले कि अगर कोई भी शहर में वाटर बॉडी से जुड़ा प्रोजेक्ट हो, सड़क से, पुल से, क्योंकि आपने भी कहा शहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये सारी दिक्कत ना आए, तो एक नोडल एजेंसी के रूप में एक ऐसी एजेंसी बन जाए, या नगर निगम में कोई एक ऐसा विभाग बना दिया जाए जो ये तय कर ले कि सारी एजेंसियों को बुला ले कि भाई पानी की ये दिक्कत आएगी तो पानी की लाइन कहाँ हटानी है, बिजली के पोल कैसे शिफ्ट होंगे, सड़क कहाँ से डाइवर्जन निकलेगा। देखिए, इस संबंध में आपको याद होगा कि पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने भी सभी एजेंसियों को निर्देशित किया था कि आपसी तालमेल बना करके विकास की योजनाओं को ज़मीन पर उतारें, बिल्कुल, ताकि एक दूसरे के समन्वय के अभाव में अच्छी खासी सड़कें खराब ना हो, अच्छा खासा डेवलपमेंट फिर से ना तोड़ना पड़े। अगर हमें पहले का प्लान पता चल जाए कि आने वाले 6 महीने या साल भर में पीडब्ल्यूडी का किस रोड पे क्या प्लान है, बिल्कुल, नगर निगम का क्या प्लान है, सीपीडब्ल्यूडी का क्या प्लान है, तो ये आपसी कोऑर्डिनेशन से फिर उस हिसाब से विकास के कार्य किए जा सकते हैं। अभी जो एक संशोधन किया गया है और एक कंडीशन सभी टेंडरों में डाली है, चाहे सीवेज लाइन डाली जा रही हो, चाहे पाइपलाइन पीने के पानी की डाली जा रही हो, रीस्टोरेशन हमने उसमें कंपलसरी किया है। जहाँ जैसी सड़क थी वहाँ वैसी उसी स्थिति में ला करके देनी पड़ेगी, और अगर कहीं वो ऐसी कार्रवाई नहीं करता है ठेकेदार या फर्म, तो उस पर पेनाल्टी लगाने की व्यवस्था है। मैंने नगर निगम परिषद में इसके लिए सीधे तौर पे आयुक्त नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है कि आपकी जवाबदारी है, रीस्टोरेशन ठीक से हो, ये आयुक्त नगर निगम की जवाबदारी है। अगर कोई फर्म एजेंसी रीस्टोरेशन का काम ठीक से नहीं करती है,
फॉर एग्जांपल कि सीवेज लाइन डाली गई है, उस फर्म को जहाँ से सीवेज लाइन डाली गई, अगर उसको रोड कटिंग के बाद सीवेज लाइन डालनी पड़ी तो वापस रोड बनानी पड़ेगी जितनी आपने काटी है। ये उसके प्रोविजन में बाकायदा उसको इसका लेकिन पैसा जहाँ हम मिलता है। बैठे हैं यहीं बाहर ही हमने देखा गैस की लाइन भी डली है, सीवेज की लाइन भी, रेस्टोरेशन नहीं हुआ। और दूसरी एक चीज़ है कि जहाँ कुछ हम होते देखते हैं कि मान लीजिए अगर 2 फीट की उन्होंने खुदाई की है, वो उतने हिस्से का रेस्टोरेशन कर देते हैं, लेकिन बाकी की जो 20 फीट की सड़क है जहाँ पे उनकी हेवी मशीनरी चलती है, जिसके कारण वहाँ गड्ढे हो जाते हैं, जिसके कारण वो सड़क कमज़ोर हो जाती है, उसके रेस्टोरेशन नहीं किया जाता है। तो आपको नहीं लगता इसका भी प्रावधान होना चाहिए या इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए? देखिए, रिस्टोरेशन तो पर्टिकुलर अभी उतने ही स्थान का होता है जितनी की कटिंग होती है, पर आपकी बात भी सही है कि हैवी मशीन के कारण कई बार बड़ी रोडें भी डैमेज हो जाती, तो फिर ऐसी सड़कों पर नगर निगम या पीडब्ल्यूडी जिनकी भी जो सड़कें हैं वो स्वतः ही काम करती है, उनको बनाने का काम भी करती है, उनको संधारित करने का काम भी करती है। बात काम की हो रही है तो आपके और महापौर के बीच में काम को लेकर मतभेद की खबरें बहुत सारी आती हैं कई बार कि किसी बैठक में आपको नहीं बुलाया या किसी मामले में वो नाराज़ हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे लगता है ये सब मीडिया में खबरें हैं, हम दोनों में बेहतर तालमेल है, दोनों बातचीत करते हैं, हर विषय पे बातचीत होती है और एक राय होकर के हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती सोलर प्लांट की या तमाम सारी चीज़ों की तो कहा जाता महापौर तो तैयार है, लेकिन किशन सूर्यवंशी को आपत्ति है, वो चिट्ठी लिख देते हैं, फिर रुक जाता है मामला, फिर ऊपर तक जाता है। मुझे लगता है इसमें भ्रांतियाँ हैं। आप याद करिए कि जब परिषद के दौरान महापौर जी ने खड़े होकर बोला था कि अध्यक्ष जी इसमें आप जो निर्देश दें वही फाइनल होगा, ये परिषद में महापौर जी के वर्जन है। उस समय फिर एक प्रमुख बात जो निकल के आई थी कि इस फाइल से मुख्य दस्तावेज चोरी हो गए हैं। तब एक अध्यक्ष का दायित्व बनता था कि जब तक इस बात का वेरिफिकेशन नहीं हो जाए कि कागज सारे कंप्लीट हैं तब तक उसको अनुमति नहीं देना चाहिए, मेरा दायित्व कहता था। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया था। तो जब पुनर्विचार के लिए मैंने लौटाया तो पुनर्विचार में मैंने साथ में ये भी कहा था कि हमें इस बात की भी संभावनाएं तलाशना चाहिए कि हम सोलर जैसे बेसिक चीज़ को भोपाल में इंस्टॉल कर सकते हैं क्या, उसके लिए हमें नीमच ना जाना पड़े। ये मैंने कहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि भोपाल में चीज़ें चलें। बिल्कुल। हमारे सोलर प्लांट लगना, इन्वेस्टमेंट होना तो भोपाल में हो, भोपाल के लोगों को भी रोज़गार मिले, मेरा केवल इतना भर उसमें सोचना था। तो पर चूँकि निगम प्रशासन वहाँ पहले से जब प्रशासकीय व्यवस्थाएं थी उस समय वहाँ बहुत आगे पहले से बढ़ चुका था, तो पुनर्विचार के लिए मैंने लौटाया था इस प्रस्ताव को और सदन ने ही कहा था कि अध्यक्ष जी इस पर आप जो व्यवस्था देंगे वो फाइनल होगी, इसलिए मैंने उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया था। फिर दूसरी बार में उसमें पुनर्विचार का संकल्प नहीं लगा था, जो MIC को संकल्प लगाना था वो संकल्प लगे बगैर मेरे पास दोबारा आया। तो मैंने कहा कि निर्देश किस बात के दिए गए थे, निर्देश इस बात के दिए गए थे कि MIC जाहिर सी बात है कहीं से कुछ इशारा होगा, क्योंकि निगम के अफसर भी नौसिखिए नहीं है। नहीं, मुझे लगता है एक मानवीय भूल थी, मुझे ऐसा कुछ आभास नहीं हुआ कि कोई जानबूझ के गलती कर रहा है। एक स्वाभाविक कई बार मानवीय भूल भी होती है कि MIC में पुनर्विचार के लिए जाना था, तो उनको लगा कि ठीक है वापस उनको एजेंडे में शामिल कर दिया गया। तो मैंने कहा इसमें पुनर्विचार का संकल्प कहाँ है, तो पुनर्विचार संकल्प नहीं होने के कारण फिर उसमें फिर से पुनर्विचार का संकल्प लगाया गया। स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम विजन। भोपाल में हमने देखा कि हज़ारों की संख्या में हरे भरे पेड़ काट दिए गए, कंक्रीट की चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दी गई, हादसे हो रहे हैं, जो मूल काम होना था वो हुआ नहीं है। इसके लिए आपको नहीं लगता है कि इसकी बॉडी में जनप्रतिनिधियों का होना जरूरी है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी नया CEO आता है वो अपने हिसाब से एक निर्णय लेता, चला जाता, दूसरा जाता है, लेकिन जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाब दे। और हज़ारों करोड़ की जो बर्बादी, जिससे कई सारे प्रोजेक्ट पूरे हो सकते थे। देखिए, स्मार्ट सिटी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके पीछे की हमें उनकी जो मंशा है उस पर जाना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी की मंशा स्मार्ट सिटी के माध्यम ये है कि हम देश के अंदर 100 से अधिक स्मार्ट सिटी खड़ी करने का उनका संकल्प है, और उसके पीछे का जो मकसद था वो यही था कि जो दुनिया के रंगमंच पे भारत को भूखा, नंगा, गरीब देश की जो इमेज लंबे समय से बना रखी थी लोगों ने कि देश अविकसित है भारत, वो भारत आज डेवलप्ड कंट्री है। भारत में 100 से ज़्यादा स्मार्ट सिटियाँ हैं जहाँ पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतर फैसिलिटी है, हर प्रकार की जन सुविधा है। ये प्रधानमंत्री जी की मंशा थी और उसका परिणाम है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी भोपाल में और बेहतर हो सकती थी, ये आपका बिल्कुल मुझे कहने में कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें और अच्छा हो सकता था अगर इसमें जनप्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट होता है।
पर ठीक है, जैसी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था में भी कैसे बेहतर किया जा सकता है उस पर काम चल रहा है। बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद किशन जी, हमसे बात करने के लिए थे। तो ये थे किशन सूर्यवंशी जी, जिन्होंने बेबाकी से शहर के विकास की बात हो, स्मार्ट सिटी हो, पिक फ्री सिटी हो, अपनी बात रखी है। तो आज खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार खास मुलाकात में किसी और शख्स के साथ करेंगे खास मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।